Hello, students. Welcome back. Students, today's video is going to be part 10 of our current affairs series. Okay. So, in this video, we will be dealing with following topics: even settlement plan of Israel, difference between crocodiles and ghadials, feral horses, sesame plant and elephants, etc. Okay. So, let's begin with the first news. The first news is related to Israeli settlement scheme. You know, Israel is planning to settle some of its citizens in an area called as East 1 or E1 with the objective to weaken the demand of Palestinian state. तो आइए जानते हैं ये E1 है क्या. See, East 1 or E1 is a stretch of land approximately 12 square kilometer in size on the outskirts of Jerusalem in the West Bank. ये जो E1 है ना, ये एक स्ट्रेच ऑफ लैंड है जो 12 स्क्वायर किलोमीटर साइज का है. एंड ये जो आप जेरूसलम देख रहे हैं ना ऑन द मैप, इसके ये ईस्ट साइड में है. यू कैन सी इट हियर. दिस इज E1 सेटलमेंट एंड दिस इज वेस्ट बैंक. सो इजराइल क्या करना चाह रहा है कि इस E1 सेटलमेंट में अपने कुछ इजरायली सिटीजन्स को ना यहाँ पे वो प्लान कर रहा है उनको मतलब सेटल करने का, सो दैट जो सेपरेटिस्ट डिमांड कर रहे हैं एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनाया जाए, है ना, वेस्ट बैंक के अंदर से जो डिमांड्स आ रही हैं उनको इजराइल टैकल करेगा इस तरीके से. नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट ये E1 सेटलमेंट है ये और इजराइल की कौन सी म्यूनिसिपैलिटी के पास है. सी, देर इज़ दिस Ma'ale Adumim. There is this municipality of Israel. It lies somewhere here. You can see this is the municipal boundary. So this area is Ma'ale Adumim, where around 40,000 Israelis live in the third most populous Israeli settlement in the West Bank. Ma'ale Adumim is an illegal settlement that under international law, though Israel disputes this. See, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना वो इस Ma'ale सेटलमेंट जो है ना इसको इलीगल सेटलमेंट बोलता है, बट इजराइल कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस व्यू कि नहीं हमारे लोग यहाँ रह रहे हैं, इट इज़ राइट. अब जो इजराइल यहाँ पे सेटल कर देगा अपने लोगों को तो टू एन एक्सटेंट ये जो पैलेस्टीन की डिमांड है वो कमज़ोर पड़ेगी, एज वेल एज जो लोग माइग्रेट करके जाते हैं वेस्ट बैंक की तरफ या उधर से आते हैं उसको भी कर्ब किया जाएगा. सो इट इज़ a higher probability कि यूपीएससी आपसे पूछ ले that the term E1 settlement often related or often heard in news is related to what. So in that case you have to answer that it is an settlement scheme of Israel to settle some of its citizens in this area to weaken the demand of Palestinian state. अब ये देखिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है. in the past UPSC has already asked a question related to Israel. That is, the term two-state solution is sometimes mentioned in the news in context of the affairs of. जो ये two-state solution term है खबरों में देखा गया था ये किससे रिलेटेड है. सो इसका आंसर बी था इजराइल. इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में ही एक सेटलमेंट लाने का प्लान है टू स्टेट सॉल्यूशन कि एक स्टेट इजराइल है एक पैलेस्टीन बना देंगे तो जो वहाँ पे वोयलेंस है किलिंग्स हैं लार्ज स्केल लेवल पे है ना वो कम हो जाएंगी. तो जब वो टू स्टेट सेट सॉल्यूशन पूछ सकता है तो यूपीएससी ये भी पूछ सकता है दैट व्हाट इज़ E1 सेटलमेंट स्कीम रिलेटेड टू. सो आप याद रखिएगा इसको. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू क्रोकोडाइल्स. यू नो ये एनवायरनमेंट की न्यूज़ है. So there was this news article in the Hindu newspaper. Saltwater crocodile population in Bengal's Sundarban Biosphere Reserve shows substantial increase. A survey was conducted in this Biosphere Reserve, Sundarban Biosphere Reserve, और इस सर्वे की फाइंडिंग्स में आया कि जो पॉपुलेशन है ना सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की ये इंक्रीज हुई है. बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस इज़ कि हम याद रखें कि जो क्रोकोडाइल्स हैं जो क्रोकोडाइल के फैमिली के अंदर डिफरेंट स्पीसीज़ हैं उनका IUCN स्टेटस क्या है. सो फर्स्ट इज़ घड़ियाल. घड़ियाल इज़ लिस्टेड एज
क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। अब क्रोकोडाइल का जो फैमिली है ना, इसमें कई वो आ जाती हैं प्रजातियाँ। वन इज़ घड़ियाल, वन इज़ एलिगेटर, वन इज़ सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, अदर इज़ फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। ओके, तो पहले आप ध्यान रखेंगे कि घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्या है, इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। Second fact that you guys need to remember is IUCN status of मगर क्रोकोडाइल। मगर क्रोकोडाइल का IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। सी, इसको याद करने की एक ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल, मगर की स्पेलिंग में यू आता है और यू से नेक्स्ट लेटर है वी, UV, तो आप याद रखेंगे कि मगर का IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। यू से जो ये ट्रिक बना लीजिए कि यू से अगला जो क्या बोलते हैं लेटर है उसी से शुरू होगा इसका अगला इसका जो IUCN स्टेटस है। तो आपके लिए इजी होगा कुछ अगर इस तरीके से आप ट्रिक्स बना के पढ़ेंगे तो। अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकलेक्ट these IUCN status in the examination hall. Next is salt water crocodile. The IUCN status of salt water crocodile is least concern. Least concern. ओके, तो आप इसको भी कुछ तरीके से याद रख लीजिए। लीस्ट मतलब थोड़ा और सोल्ट मतलब लाइक नमक, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि थोड़ा नमक दीजिए मेरे को, तो सोल्ट वाटर लीस्ट कंसर्न, सोल्ट लीस्ट, कुछ इस तरीके से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ओके, तो आप ये तीनों फैक्ट्स याद रखेंगे। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल्स। जो क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल्स होते हैं ना, अब उनके बीच में डिफरेंस समझना भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024 प्रीलिम्स, यूपीएससी ने लेपर्ड्स, लायंस, चीता, इनको लेके भी क्वेश्चन पूछा था, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके भी, एनिमल्स के बीच वो डिफरेंसेस भी पूछता है ना। ओरेंगुटन पे क्वेश्चन आया था 2023 में। तो आप इन सब चीज़ों को अब ध्यान में रखते हुए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। सो फर्स्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट 3 तरीके के क्रोकोडाइल्स हैं इंडिया में। वन इज़ मगर क्रोकोडाइल, दैट इज़ मोस्ट कॉमन। द नेक्स्ट वन इज सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द थर्ड वन इज घड़ियाल्स। ओके, तो अब डिफरेंस देखते हैं। क्रोकोडाइल्स के जो जोज होते हैं ना, जिसको आप बोलते हैं जबड़ा, वो वाइड होता है एज वेल एज ब्रॉड होता है। एंड क्रोकोडाइल्स कैन ओपन देयर जोज फुल्ली, वो अपना जो जबड़ा होता है, उनका जो जो होता है, उसे वो पूरा तरीके से खोल सकते हैं। उनके जो टीथ होते हैं दे आर वेरी पावरफुल एंड दीज पावरफुल टीथ्स इनेबल देम टू प्रे ऑन लार्ज एनिमल्स। उनके टीथ जो पावरफुल है ना, इसकी वजह से ही वो बड़े एनिमल्स का शिकार कर पाते हैं क्रोकोडाइल्स। एंड जो क्रोकोडाइल्स का एक डिफरेंस आपको याद रखना है वो है, जब क्रोकोडाइल्स अपना जो क्लोज रखते हैं ना, देन इट अपीयर्स दैट दे आर ग्रीनिंग। इट मीन्स कि वो हंस रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जब क्रोकोडाइल का मुंह बंद होगा ना, तो भी उसके दांत दिखेंगे ऊपर और नीचे के, एंड आपको लगेगा कि वो क्रोकोडाइल इज लाफिंग। अब बात करते हैं घड़ियाल की। घड़ियाल्स हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर जोज। यहाँ पे कैसे जोज थे क्रोकोडाइल्स के? ब्रॉड एंड वाइड जोज। फर्स्ट डिफरेंस यहाँ क्या है? लॉन्ग एंड स्लेंडर जोज, थोड़े लंबे हैं उनके जबड़े। उनका जो माउथ है घड़ियाल्स का, वो थोड़ा लंबा और पैना होता है। ओके, देयर जोज डोंट ओपन ऑल द वे। इनका जो जबड़ा होता है ना, वो खुलता नहीं है। अब क्रोकोडाइल्स का जो कैसा था? ओपन फुल्ली। देखिए ये डिफरेंस याद रखना है। यूपीएससी आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में भी दे सकता है ये। एंड दे प्रे ऑन स्मॉलर एनिमल्स। घड़ियाल्स को अगर कंपेयर करें ना क्रोकोडाइल से, तो इनकी जो प्रेइंग स्टाइल है वो ये है कि ये ना छोटे जानवरों को खाते हैं। क्रोकोडाइल ज़्यादातर बड़े जानवरों को खाता है। देयर जोज आर वीक इन कंपेरिजन टू द जोज ऑफ द क्रोकोडाइल। अब घड़ियाल्स का जो जबड़ा होता है ना, वो मगर क्रोकोडाइल की तुलना में थोड़ा कमज़ोर होता है। बट इनके जो टीथ होते हैं ना, दे आर वेरी शार्प इन कंपेरिजन टू क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स हैव मच फ्यूअर टीथ इन कंपेरिजन। घड़ियाल्स के जो टीथ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्रोकोडाइल्स में कम टीथ होते हैं। ओके, तो आप ये भी याद रखेंगे, ये डिफरेंस भी। कौन कौन सा डिफरेंस? नंबर ऑफ टीथ, जो एक का क्रोकोडाइल का पूरा खुलता है, घड़ियाल का जो जबड़ा होता है वो पूरे तरीके से नहीं खुलता।
घड़ियाल का जो होता है दैट इज लॉन्ग, क्रोकोडाइल का वाइड। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल्स जो होते हैं ना, दे आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो घड़ियाल्स या जो मगर क्रोकोडाइल्स है ना, ये भी इंडिया के अंदर मिलते हैं। वाइल द सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स ड्वेल इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। अब क्रोकोडाइल्स में भी यहाँ आपको याद रखना है दो तरीके के हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि इंडिया में कौन कौन सी जगह पे जो क्रोकोडाइल्स मिलेंगे आपको। तो आप देख सकते हैं ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, जैसे ओडिशा के अंदर भीतरकनिका नेशनल पार्क है, वहाँ सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल रहते हैं। ओके, इंडिया के सारे पार्ट्स में मिलते हैं बट पर्टिकुलरली ईस्टर्न साइड में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मिले तो ये गुजरात में भी आपको देखने को। अब जो घड़ियाल है, इट इज़ रेयरेस्ट अमंग द थ्री, आर ओनली फाउंड इन इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड सम अदर नेबरिंग कंट्रीज। जो घड़ियाल्स है ना, इनको आप बोल सकते हो कि ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ अदर एशियन कंट्रीज हैं जहां देखने को मिल जाएंगे, जो इंडिया के ही नेबर हैं। घड़ियाल एशिया के बाहर तो मिलता ही नहीं है। सो इफ यू एवर एनकाउंटर अ स्टेटमेंट दैट घड़ियाल्स आर फाउंड इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो इन दैट केस सच स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। वो गलत स्टेटमेंट होगा। घड़ियाल केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या एशिया के कुछ कंट्रीज में देखने को मिलेगा ज़्यादातर, और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इन इंडिया दे आर फाउंड ओनली इन सम रिवर्स, द चंबल, द गंगा, यमुना, काली, कोसी, गंडक। अब आपको ये याद रखना है, अगर यूपीएससी आपको स्टेटमेंट दे दे दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स यू विल सी ए घड़ियाल स्विमिंग, इनमें से कौन सी नदी में आप एक घड़ियाल को तैरता देख सकते हैं, तो आप याद रख लीजिए चंबल, गंगा, यमुना, काली, कोसी एंड गंडक। ओके, इन रिवर्स में आपको घड़ियाल देखने को मिलेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल इज दैट इज इन देयर लोकोमोशन, बेस्ड ऑन देयर लोकोमोशन एबिलिटीज। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ना, दे कैन वॉक ऑन लैंड यूजिंग देयर लिम्ब्स। क्रोकोडाइल्स ना अपनी लिम्ब्स की हेल्प से लैंड पे वॉक भी कर सकते हैं। वाइल घड़ियाल्स भी वॉक तो करते हैं बट दे यूज देयर बेली टू स्लाइड ऑन लैंड। ये घड़ियाल्स जो होते हैं ना, अपने लिम्ब्स पे नहीं बल्कि उनका जो पेट होता है ना, उस पे खिसक के चलेंगे अगर इनको ज़मीन पे चलना होगा तो। और क्रोकोडाइल्स की जो स्पीड है ना, वो ज़मीन के ऊपर दैट इज़ मच स्लोअर इन कंपेरिजन टू घड़ियाल्स। लेकिन वाटर बॉडी के अंदर जो घड़ियाल्स होते हैं ना, दे आर वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस स्विमर्स। ये बहुत तेज़ तैरते हैं घड़ियाल्स इन कंपेरिजन टू क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल और घड़ियाल को अगर आप स्विम करता देखेंगे तो यू विल नोटिस दैट घड़ियाल इज़ मच मोर स्विफ्ट स्विमर, वो ज़्यादा तेज़ तैरता है। लेकिन लैंड पे घड़ियाल स्लो वॉक करता है, अपने बेली से चलेगा, वेरेज क्रोकोडाइल तो अपनी लिम्ब्स से भी चल सकता है और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है। ओके, तो आपको ये डिफरेंस भी ध्यान रखना है। अनदर डिफरेंस इज घड़ियाल्स आर बिगर देन फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स बट स्मॉलर देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। सी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, हम क्रोकोडाइल की बात कर रहे हैं, देन हम देख रहे हैं घड़ियाल को, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल को और फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल को। ओके, सोल्ट वाटर, फ्रेश वाटर। तो जो घड़ियाल्स होते हैं ना, ये घड़ियाल्स, ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल से तो बड़े होंगे बट सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल से छोटे होंगे। आप इसको ऐसे बना लेना इसी पीडीएफ के ऊपर, दैट साइज़ के मामले में सबसे बड़ा सोल्ट वाटर, देन घड़ियाल एंड देन फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ना, इसके बारे में आप एक फैक्ट याद रखेंगे दैट सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल सोल्टी वाटर में भी मिलता है एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी मिलता है। ये फ्रेश, अब इनका नाम सोल्टी वाटर है ना, तो अगर सोल्टी वाटर क्रोकोडाइल है ना, तो अगर स्टेटमेंट आ जाए दैट दे आर ओनली फाउंड इन सोल्टी वाटर्स, तो वो गलत होगा। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं, बट जो ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स है ना, दे आर नॉट फाउंड इन सोल्टी वाटर्स।
वो दे नेवर इनहेबिट सोल्टी वाटर्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स। ओके, तो आप ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, जो घड़ियाल्स की जो स्नाउट है ना, स्नाउट इज दिस, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द स्नाउट ऑफ घड़ियाल्स। देयर स्नाउट मेक्स देम मच लॉन्गर एज वेल। घड़ियाल्स, स्पेशली द फीमेल्स, हैव ए बल्बस स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ इट्स नोज, दिस इज द बल्बस स्ट्रक्चर। ये क्रोकोडाइल, एलिगेटर और उनके अंदर एब्सेंट होता है। सो यूनिक फीचर है घड़ियाल का ये बल्बस स्ट्रक्चर, इसे भी याद रखेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स में यू कैन सी दिस इज क्रोकोडाइल, एंड यू विल नोटिस कि क्रोकोडाइल के अंदर वो है ही नहीं, बल्बस स्ट्रक्चर नहीं है। और इस इमेज में आप डिफरेंस समझ सकते हो एलिगेटर एज वेल एज क्रोकोडाइल का भी। क्रोकोडाइल का जो माउथ है ना, दैट इज वी शेप्ड, वहीं एलिगेटर का है ना, इट इज यू शेप्ड। ओके, तो ये डिफरेंस भी आप याद रखेंगे, इसी पीडीएफ में लिख लीजिएगा। एंड दिस पीडीएफ इज अवेलेबल इन माय टेलीग्राम ग्रुप बादल सर एजुकेशन, वहां मैं इसको भेज दूंगा। सो वहां से आप डाउनलोड कीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू फेरल हॉर्सेज। फेरल हॉर्सेज, ग्रासलैंड इन्वेडर्स स्टिफल आसाम साइलैंड लाइक नेशनल पार्क होम टू फेरल हॉर्सेज। तो ये एक न्यूज़ आर्टिकल था, इसमें फेरल हॉर्सेस का जिक्र था। सो इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो थे दैट फेरल हॉर्सेस आर ओनली फाउंड इन डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इन इंडिया। ये जो फेरल हॉर्सेस आप देख पा रहे हैं ना, ये इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको देखने को, एक्सेप्ट दिस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, जो आसाम के अंदर है। एंड अनदर फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दीज हॉर्सेस डू नॉट इंजॉय एनी लीगल स्टेटस। जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है ना, उसके अंदर ये फेरल हॉर्सेस कवर्ड नहीं है, उसके किसी भी शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है ये। ओके, एज वेल एज दे डोंट फाइंड एनी प्लेस इन IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट है ना, जैसा हमने ऊपर देखा कि क्रोकोडाइल को लिस्ट करती है वो, दैट वल्नरेबल हैं, लीस्ट कंसर्न है ना, या एंडेंजर्ड हैं, कैसे हैं। बट फेरल हॉर्सेस तो IUCN रेड लिस्ट के अंदर भी नहीं आते, दे आर नॉट इन्यूमरेटेड अंडर दिस लिस्ट। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगर UPSC स्टेटमेंट दे दे दैट फेरल हॉर्सेस आर कवर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इट्स शेड्यूल्स, सो वो क्या होगा, गलत स्टेटमेंट होगा। ओके, एज वेल एज आपको याद रखना है ये किस नेशनल पार्क में मिलते हैं। ओके, नाउ moving on to the next news that is related to elephants. Sometimes we read in the news that elephants cause widespread destruction of crops of farmers. तो उसके लिए फार्मर्स क्या क्या कर सकते हैं? तो जो आपको एक फैक्ट याद रखना है ना, दैट इज एलिफेंट्स डोंट लाइक बीज। जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, ये एलिफेंट्स को पसंद नहीं है। समटाइम्स दे स्टिंग देम, खा जाती हैं उनको। सो एलिफेंट्स जो है ना, वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं एंड दे मेंटेन डिस्टेंस विद हनी बीज, फ्रॉम हनी बीज। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो ये सीसम प्लांट है ना, सीसम का पेड़ होता है, पौधा होता है, एलिफेंट्स डोंट लाइक द सेंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट। तो अगर इसकी सेंट से एलिफेंट्स दूर भागते हैं। तो अगर MCQ आता है कि कौन से प्लांट का यूज़ किया जा सकता है एलिफेंट्स को भगाने के लिए, सो दैट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन कर्ब किया जा सके। सो आपको क्या मार्क करेंगे, सीसम प्लांट। यू कैन सी इट हियर। सीसम प्लांट्स प्रोड्यूस अ सेंट दैट एक्टिवली रिपेल्स एलिफेंट्स। जो सीसम प्लांट होता है ना, ये एक ऐसी सुगंध, ऐसी महक छोड़ता है जिससे एलिफेंट्स दूर भाग जाते हैं। सो ये एक छोटा सा फैक्ट था, किसको पता है, यू नेवर नो व्हाट सॉर्ट ऑफ MCQ UPSC आस्क। किसी को पता थोड़ी है कैसा क्वेश्चन पूछ ले UPSC, तो आप ये फैक्ट भी याद रख लीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू बेयुल। स्टूडेंट्स, ये जो आर्टिकल था ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में था। सो इस आर्टिकल के अंदर एक टर्म मिला मेरे को, दैट इज बेयुल टर्म। इट इज एसोसिएटेड विद तिब्बतन बुद्धिज्म। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज दिस बेयुल। तिब्बतन बुद्धिज्म के अंदर ना, ए बेयुल इज ए
sacred hidden valley that serves as a spiritual refugee believed to be concealed by the Buddhist saint पद्मनासंभवा फॉर हिज फॉलोअर्स। बेयुल एक तरीके की बहुत ही पवित्र और छुपी हुई वैली है। ये एक तरीके का स्पिरिचुअल सेंटर है जो छुपा हुआ है कहीं हिमालयाज की घाटी में। और ये जो बेयुल है ये किसने मतलब फाउंड किया था या किसने ढूंढा था इसे, तो आपको याद रखना है ये जो बुद्धिस्ट सेंट थे ना पद्मनासंभवा, उन्होंने इसको ढूंढा था। सो आपको याद आ जाए दैट बेयुल इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, या ऐसा एमसीक्यू आ जाए ऑप्शन में आ जाए जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, सैविज्म, बताइए। तो आप क्या बताएंगे दैट बेयुल इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। बी से बेयुल, बी से बुद्धिज्म। एज वेल एज मैच द फॉलोइंग आ जाए, बेयुल लिख दे एक तरफ यूपीएससी, सामने लिख दे पद्म संभवा, तो वो राइट होगा। और बेयुल और सामने लिख दे लॉर्ड बुद्धा, तो वो गलत होगा। ओके, तो आपको ये फैक्ट आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट इज दीज पैराडाइजिकल लोकेशंस। देखिए इनको पैराडाइज, हेवन के साथ कंपेयर किया जाता है कि ये बेयुल इतने ब्यूटीफुल हैं। दीज आर रिपोजिटरीज ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रिसोर्सेज। यहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज हैं, स्पिरिचुअल रिसोर्सेज भी हैं, काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज भी हैं। वेयर द मटीरियल एंड डिवाइन वर्ल्ड ओवरलैप, जहाँ पे ये मटीरियल और डिवाइन वर्ल्ड दोनों के फीचर्स हैं। एंड दे आर ओनली मेंट टू बी डिस्कवर्ड इन टाइम्स ऑफ ग्रेट टर्मोइल। और जब जब मतलब किसी बुद्धिस्ट, तिब्बतन बुद्धिस्ट फॉलोवर को कोई संकट आएगा ना, तो ये बेयुल ऐसा माना जाता है उसे अपने आप दिख जाएंगे। ओके, नाउ हु नोज, रीचिंग अ बेयुल इज अ वेरी पेरिलस जर्नी दैट रिक्वायर्स ग्रेट फेथ, डिसिप्लिन एंड हार्डशिप। अब आपको बेयुल तक पहुंचना है ना, तो इट इज़ वेरी challenging journey. Individuals entering must adhere to strict codes of conduct to maintain the sanctity of the place. देखिए, तो अगर किसी को बेयुल तक पहुंचना है तो बहुत ही अच्छा कठोर तप करना पड़ेगा। मान लीजिए एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा बुद्धिज्म का जो होता है। बट इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे बस बेयुल क्या है और इसको कौन से बुद्धिस्ट जो सेंट थे वो एसोसिएटेड है इससे। ओके, now moving on to the next news that is related to सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। सी सुंदरबंस टाइगर रिजर्व का जो एरिया है ना वो इंक्रीज किया गया है। नाउ फर्स्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो टाइगर रिजर्व का जो एरिया है उसको इंक्रीज किया जाता है तो किसकी परमिशन चाहिए। सो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ग्रांट्स परमिशन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ अ टाइगर रिजर्व। अगर किसी टाइगर रिजर्व का एरिया इंक्रीज करना है ना तो परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से। ओके, अब यूपीएससी स्टेटमेंट में दे दे दैट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो एनटीसीए है, इट ग्रांट्स परमिशन टू चेंज द बाउंड्री ऑफ ए टाइगर रिजर्व, तो वो गलत होगा। बट वो कंफ्यूजिंग भी लगेगा क्योंकि उसके नाम में टाइगर आ रहा है, तो मोस्ट स्टूडेंट्स यही सोचेंगे हाँ यार टाइगर रिजर्व का एरिया इंक्रीज करना है या उसमें चेंज करना है तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करेगी। बट नो, कौन करता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और आपका एक होमवर्क है, आपको बताना है हु इज़ द हेड ऑफ दिस बोर्ड। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का हेड कौन होता है ये आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। और ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व सेकंड लार्जेस्ट बन गया है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जो फर्स्ट लार्जेस्ट है, दैट इज़ नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ना आंध्र प्रदेश में, वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है कंट्री का आंध्र प्रदेश में। ओके, आप याद रखिए यूपीएससी क्रोनोलॉजिकली पूछ दे आपको कि इन टाइगर रिजर्व को आप अरेंज करिए साइज में, तो अगर आपको ये एक दो पता है तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाती है एंड देयर इज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कि आप अपने आंसर तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू माइन एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल। लाइक रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पास हो गया है विच अलाउज लीज होल्डर्स टू माइन रेयर मिनरल्स। रेयर मिनरल्स कौन से होते हैं, सी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है, जैसे इनको रेयर मिनरल्स बोला जाता है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल रेयर हैं। दीज आर कॉल्ड एज रेयर मिनरल्स बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट
to extract and process these minerals because these are available in very low concentrations or these are available in mixture with other minerals or elements. तो इनको एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है, इसलिए बोला जाता है इनको रेयर मिनरल्स। तो ये जो माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल 2025 पास हुआ है, इसने क्या चेंजेस किए हैं बड़े? द फर्स्ट की चेंजेस, द बिल एम्पावर्स द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ मार्केट इंक्लूडिंग ट्रेडिंग ऑफ मिनरल्स एंड इट्स फॉर्म्स थ्रू मिनरल एक्सचेंजेस। तो आपको याद रखना है कि इस बिल ने एस्टेब्लिश किए हैं मिनरल एक्सचेंजेस। जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, ऐसे ही मिनरल एक्सचेंज बनाए जाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिए जाएंगे, मार्केट बना दिए जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, यूनियन गवर्नमेंट इनकी ट्रेडिंग को प्रमोट कर सकेगी। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। सेकंड इज, जो लीज होल्डर्स हैं ना, जो माइनिंग के, जिन्होंने माइनिंग की लीज ली हुई है, जो वहाँ पे बड़े बड़े ठेकेदार हैं, ये उनको एम्पावर करता है कि वो रेयर मिनरल्स जो होते हैं ना, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, उनको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशन के अंडर ही विदाउट पेइंग एडिशनल रॉयल्टी। पहले उनको ये जो रेयर मिनरल्स थे, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एडिशनल पैसा देना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, रेड टेपिज्म को रिड्यूस करने के लिए और रेयर मिनरल्स के यूज़ को, रेयर मिनरल्स के मतलब इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा लीनियंट कर दिया है, नॉर्म्स को आसान हो जाए। तो अब लीज होल्डर्स को ना कोई रॉयल्टी देने की ज़रूरत नहीं है, अपने जो उन्होंने ऑलरेडी जो लीज ली हुई है ना, उसी के तहत ये एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे इन रेयर मिनरल्स को। तो आपको अगर स्टेटमेंट आ जाए कि नए बिल ने जो रॉयल्टी अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर दी है 50%, तो वो गलत होगा। इंक्रीज़ नहीं की, बल्कि इसने तो बताया क्या है कि अब एडिशनली कोई रॉयल्टी देनी ही नहीं है टू एक्सट्रैक्ट रेयर मिनरल्स। ओके, द अनदर फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर अंडर दिस एक्ट इज, इसने ना जो ओरिजिनल एक्ट है ना 1957 का MMRD एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, उसको अमेंड किया है। तो जो उस बिल के अंडर, उस एक्ट के अंडर जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट थी ना, उसका नाम चेंज हो गया है। नाउ इट विल बी नोन एज नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट। ओके, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, पहले इसको NME बोला जाता था, अब डेवलपमेंट ट्रस्ट और जुड़ गया है इसके नाम से। तो ये फैक्ट याद रखना है। एंड अनदर फैक्ट दैट यू गाइज नीड टू रिमेंबर इज रिमूवल ऑफ सेल कैप ऑन कैप्टिव माइंस। पहले जो लीज होल्डर्स होते थे ना, वो जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, कर लेते थे, उनको वो पूरे तरीके से बेच नहीं पाते थे, उस पर ना लिमिट लगी हुई थी। वो क्या थी, दैट प्रीवियस 50% कैप ऑन कैप्टिव माइन प्रोडक्शन। कैप्टिव माइन प्रोडक्शन मतलब व्हाट कुड बी सोल्ड आफ्टर फुलफिलिंग इंटरनल यूज रिक्वायरमेंट इज रिमूव्ड। ये जो 50% कैप थी ना, कि लीज होल्डर्स हैं, उन्होंने मान लीजिए 100 क्विंटल रेयर मिनरल्स निकाल लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो क्या था कि 50% इसका वो इंटरनल यूज़ के लिए रखेंगे। नाउ कि हमारे कंट्री में डिमांड उसकी डिमांड फुलफिल हो पा रही है या नहीं, बट अब क्या है, ये लिमिट हटा दी गई है। नाउ दिस लिमिट हैज़ बिन डन अवे विद, इट हैज़ बिन डिस्पेंस्ड विद। अब क्या है, लीज होल्डर्स कैंसिल कर सकते हैं 100%, कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट कैंसिल, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, कंट्रोल, दे कैन कंट्रोल 100% ऑफ प्रोडक्शन पोस्ट मीटिंग एंड यूज नीड्स। अब सारा का सारा जो 100% उनका जो प्रोडक्शन आ रहा है ना, वो उसको जब उनकी जो नीड्स पूरी हो जाएंगी, उसके बाद जो उनके पास जो मिनरल्स बचेंगे ना, उनके ऊपर उन्हीं का कंट्रोल होगा। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि 100% ऑफ जो प्रोडक्शन है ना उनका, उसके ऊपर उन्हीं का कंट्रोल है। पहले जो होता था ना कि अब इंटरनल यूज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारे रेड टेपीज में रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल था, दैट हैज़ बीन एलिमिनेटेड। ओके, तो आप ये सारे फीचर्स याद रखेंगे इसके। यूपीएससी ने 2025 में ऑलरेडी ये MCQ पूछा है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल और नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द अफेक्शन इकोनॉमी।
See, I found this article on ORF website. But before reading about this, let me tell you, in 2019 prelims question, UPSC asked this MCQ related to social capital, कि social capital क्या होता है? The proportion of literates in population, stock of its buildings and other infra and machines, size of population in the working age group, the levels of mutual trust and harmony in the society. तो करेक्ट आंसर है डी. दिस ऑप्शन सूट्स द डेफिनेशन ऑफ सोशल कैपिटल. समाज में आप जो विश्वास इंजॉय करते हैं, भाईचारे से रहते हैं ना, दैट इज सोशल कैपिटल. अब ये आर्टिकल न्यूज़ में था अफेक्शन इकोनॉमी. सो यूपीएससी आपको बोल सकता है दैट विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अफेक्शन इकोनॉमी. अफेक्शन इकोनॉमी क्या होती है? तो जो हमने यहाँ सोशल कैपिटल देखा है ना, वो ही अफेक्शन इकोनॉमी है. अफेक्शन इकोनॉमी. तो यूपीएससी रिपीट कर दे अपने एमसीक्यू को अफेक्शन इकोनॉमी बोल के, तो आप ध्यान रखना, आप समझ लेते हैं. अफेक्शन इकोनॉमी है ना, ये एक एमर्जिंग कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में और सोशियोलॉजी में, और ये डिस्क्राइब करता है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम वेयर इमोशंस, रिलेशनशिप्स, केयर and human connection become central drivers of value creation rather than just material goods, money और efficiency. अब इसको ट्रिक से आप याद रखिए. आपने अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग सुना होगा दैट आपके पास क्या है. वो बोलता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, बिल्डिंग है, पैसा है. बट जो दूसरा उसका भाई होता है, ही सेज दैट मेरे पास माँ है. तो अफेक्शन इकोनॉमी को आप इस डायलॉग से याद रखेंगे कि मेरे पास माँ है, कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे आप ह्यूमन रिलेशनशिप्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं ओवर मटेरियल वेलबींग. पैसे से ज़्यादा आप इंसानियत को तवज्जो देते हैं. ओके. और आप यहाँ देख ही सकते हैं सोशल ट्रस्ट के इस फोर्थ ऑप्शन में कैसे यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है इसको. नेक्स्ट इज it is often contrasted with traditional industrial and information economies where productivity and profit dominate. ये मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी, कितना पैसा कमा रहे हो, इस चीज़ से तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जुड़ी हुई है. अफेक्शन इकोनॉमी इज अबाउट इंसानियत. तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आप याद रखेंगे इसको. ओके. एंड दिस MCQ गिव्स अस अ क्यू दैट व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ that is very alarming for entire humanity. UN declares famine in Gaza, blames Israel for systematic aid obstruction. देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने फैमिन डिक्लेयर कर दी है गाजा के अंदर और इजराइल को रिस्पॉन्सिबल माना है इसके लिए. ओके. तो अब इस न्यूज़ के अंदर एक इसका जिक्र था इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन इनिशिएटिव का. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमें याद रखना पड़ेगा ये इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन इनिशिएटिव क्या है. तो पहला फैक्ट आपको जो याद रखना है इसको लेके, दैट दिस इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड इन रोम. जो इटली की कैपिटल है ना, रोम, वहाँ पे आधारित है ये इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन. अब देखते हैं ये है क्या. ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जो क्लासिफाई करता है सीवियरिटी ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन सिचुएशंस. दुनिया में कहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है, माल न्यूट्रिशन है, कहाँ पे अकाल आया हुआ है, उन सबको ये एनलिस्ट करता है. इट हेल्प्स गवर्नमेंट्स, ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज, पॉलिसी मेकर्स कि वो क्या करें, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें फूड अवेलेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी को लेके. यानी ये जो इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन है ना, ये सरकारों को, NGOs को बोलेगा कि भैया कुछ जगह पे बिल्कुल खाना अवेलेबल नहीं है, अकाल आ चुका है, आप जल्दी से कोई एक्शन लीजिए सो दैट जो डेथ्स हैं, जो फूड शॉर्टेज है, उसको टैकल किया जा सके. अब ये ऑर्गेनाइजेशन कब आया? IPC 2004 में आया, 2004 में, और रोम में एस्टैब्लिश किया. किसने किया? जो UN की एजेंसी है ना, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने किया. ओके. एंड ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, इसको दुनिया में तकरीबन 40 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज इसका यूज़ करते हैं.
ओके, तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, एज वेल एज जो ये इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन है, ये ना फूड इनसिक्योरिटी कितनी है इसको स्टेजेस में बताता है। ओके, इसने 5 फेसेस बताए हुए हैं कि कैसे फूड सिक्योरिटी आती है। तो यूपीएससी ने 2016 में ऑलरेडी पूछा था कि कौन से पैरामीटर, फूड वेस्टिंग, फूड स्टंटिंग, ये सब क्या है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो इंटीग्रेटेड फेस क्लासिफिकेशन है, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन, ये कितने फेसेस पे फूड इनसिक्योरिटी डिफाइन करता है। द फर्स्ट इज मिनिमल फेस। मिनिमल फेस में क्या है, जो हाउस होल्ड्स है ना, उनके पास असेंशियल फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स होते हैं विदाउट रिलाइंग ऑन क्राइसिस कोपिंग स्ट्रेटेजीज। यानी अगर थोड़ा बहुत संकट आया भी है ना, तो जो हाउस होल्ड्स हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाना होता है। सेकंड इज मिनिमल के बाद स्ट्रेस्ड स्टेज। सेकंड स्टेज इज स्ट्रेस्ड। इसमें हाउस होल्ड्स ना अपनी फूड नीड्स को मीट तो कर लेंगे, बट नॉन फूड आइटम्स होते हैं ना, उनको अवेल करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी यहाँ से, इस स्टेज से डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से चिंता शुरू हो जाती है। सो सेकंड स्टेज क्या है आईपीसी के क्लासिफिकेशन में, स्ट्रेस्ड स्टेज। थर्ड इज क्राइसिस। हाउस होल्ड्स फेस फूड कंजम्पशन गैप्स और मीट मिनिमल नीड्स ओनली बाय डिप्लीटिंग एसेंशियल नीड्स। अब क्या है, जो थर्ड स्टेज है आईपीसी की, क्राइसिस स्टेज, इसमें क्या है, खाना तो खा लेंगे बट बहुत चैलेंज आएगा, सभी को पेट भर के खाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा खा पाएंगे। सो थर्ड स्टेज इज क्राइसिस। फोर्थ इज इमरजेंसी स्टेज, लार्ज फूड कंजम्पशन गैप्स। अब फूड सबके लिए अवेलेबल ही नहीं है, माल न्यूट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है और लोग भी मरने लग गए हैं, मोर्टेलिटी रेट भी हाई हो जाती है। MSCE, इसको एक्रोनियम बना के याद रखेंगे आप। यूपीएससी आपको बोल सकता है कितनी स्टेजेस में आईपीसी क्लासीफाई करता है, या ये जो स्टेजेस है इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, पहले कौन सी आती है, मिनिमल, देन स्ट्रेस्ड, देन क्राइसिस, देन इमरजेंसी। एंड फिफ्थ एंड फाइनल स्टेज इज फेमिन और कैटास्ट्रोफिक स्टेज। इसमें बिल्कुल भी खाना नहीं होता, लोग भूख से मर रहे हैं, वेरी हाई एक्यूट माल न्यूट्रिशन एंड डेथ रेट्स। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो ये फिफ्थ स्टेज है ना, ये गाजा के अंदर आ चुकी है। एज यू कैन सी इन दिस न्यूज़, UN डिक्लेयर्स फेमिन, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन। तो आप इसकी ये 5 स्टेजेस हैं फूड इनसिक्योरिटी की, इसको याद रखेंगे इस एक्रोनियम से, MSCEF। ओके, और एक और जो फैक्ट याद रखना है, दैट व्हाट आर द अदर की डायमेंशंस on which IPC uses to evaluate food security। वो कौन कौन सी फूड सिक्योरिटी के क्राइटेरियाज हैं जिन पे ये इंटीग्रेटेड ये है ना, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन, ये इवेल्युएट करता है फूड की अवेलेबिलिटी को, कि फूड सिक्योरिटी के डायमेंशंस को ये इवेल्युएट करता है। फर्स्ट पॉइंट इज फूड अवेलेबिलिटी। आईपीसी का पहला डायमेंशन है फूड अवेलेबिलिटी, कि क्या इनफ फूड अवेलेबल है मार्केट्स और हाउस होल्ड्स में। सेकंड इज फूड एक्सेस, क्या हाउस होल्ड्स अफोर्ड कर सकते हैं और फिजिकली पहुंच सकते हैं फूड लेने के लिए। थर्ड इज फूड यूटिलाइजेशन। फूड यूटिलाइजेशन, आर पीपल गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड सेफ फूड। जो लोगों को खाना मिल रहा है वो न्यूट्रिशियस है और वो सेफ है, वो हेल्दी है। एंड फोर्थ इज स्टेबिलिटी, आर दीज कंडीशंस सस्टेनेबल ओवर टाइम। और जो ये कंडीशंस हैं ये लंबे समय तक सस्टेन रहेंगी ताकि फूड अवेलेबल रहे हर ह्यूमन बीइंग को। ओके, तो आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी है। ये 4 क्या हैं, वो डायमेंशंस हैं जिनके बेसिस पे इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन फूड सिक्योरिटी को इवेल्युएट करता है कि फूड अवेलेबल है, फूड एक्सेस है, फूड को यूटिलाइज भी किया जा रहा है और स्टेबिलिटी भी। तो यूपीएससी आपको 3 ऑप्शन सही दे देगा और फूड यूटिलाइजेशन की जगह वो लिख देगा फूड यूज़ और कोई भी वेग ऑप्शन बना देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को याद रखना। माल न्यूट्रिशन पे तो बहुत बार क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन UN बेस्ड है, रोम के अंदर है। ओके, ये फूड की अवेलेबिलिटी के कारण कहाँ पे
माल न्यूट्रिशन है, फूड की अनअवेलेबिलिटी के कारण कहाँ पे माल न्यूट्रिशन है, कहाँ पे मोर्टेलिटी रेट हाई है, ये सारे इसके काम हैं। एस्टैब्लिश FAO ने 2004 में किया और हमने इसके क्राइटेरिया देख लिए कि 5 स्टेजेस के बेसिस पे ये फेमिन डिक्लेयर करता है। पहले मिनिमल स्टेज, देन स्ट्रेस्ड, देन क्राइसिस, देन इमरजेंसी एंड फाइनल इज फेमिन, अकाल आ गया। और ये 4 पॉइंट हैं जो आप याद रखेंगे जिनके बेसिस पे ये फूड सिक्योरिटी को इवेल्युएट करता है। इनमें से अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है ना तो IPC डिक्लेयर कर देगा फूड इनसिक्योरिटी। तो अगर फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करना है तो ये 4 चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। सो आई होप बहुत ही अच्छे फैक्ट्स आपने सीखे होंगे आज के वीडियो से। अब मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे लाइक का बटन दबाइए। ओके, बहुत जल्दी पार्ट 11 में मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स लेके आऊँगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फ्रेंड्स।